गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट 2 क्लासेस तक हमने बात कर ली थी गॉस लॉ की। पिछले दोनों क्लास में हमने गॉस लॉ की बात करी और हमने देखा कि गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी पॉइंट चार्ज की, स्फेरिकल चार्जेस की, लाइन चार्ज की और एक शीट चार्ज की। बेटा ऐसे हमने गॉस लॉ के जो बेटा बेसिक्स है वो फिनिश अप कर लिए। आइए आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ गॉस लॉ की डायरेक्ट हेल्प से और कुछ इनडायरेक्टली। जो गॉस लॉ के रिजल्ट हैं उनसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ बेटा सीधे गॉस लॉ से। तो आज हम बेसिकली सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन बेटा। तो जिन लोगों ने पिछले दोनों वीडियोस नहीं देखे गॉस लॉ के, वो पहले प्लीज गॉस लॉ के बेटा दोनों वीडियोस देखें, तभी ये वाला क्लास समझ में आएगा। तो लास्ट दोनों वीडियो गॉस लॉ के देखें, उनको अच्छे से पहले प्रिपेयर करें और फिर बेटा इस वाले वीडियो पे आए। डायरेक्टली इस वाले वीडियो प्लीज ना देखिए बेटा, जब तक आप पिछले दोनों वीडियो ना देख लें। हमने बेटा पढ़ा कि गॉस लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E डॉट ds किसी भी क्लोज सरफेस से, जिसको हमने गॉसियन सरफेस कहा गॉस के नाम पे, तो किसी भी गॉसियन सरफेस पे, किसी भी क्लोज सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको डिवाइड कर दें एप्सिलॉन नॉट से, तो जो फ्लक्स है इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और यही बेटा हमारा गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ बेटा हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब इसी गॉस लॉ को आज हम लोग बढ़िया ढंग से अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू बेटा अप्लाई करते हैं। तो कि पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हमारे पास में एक है नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, लंबा सा ऊपर नीचे इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तो बेटा हमारे पास में एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है और इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। हमको पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? क्या होती है बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। हमने पिछले दोनों क्लास में पढ़ा इस बात को। तो इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा रो है। ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है। तो यहां एक पॉइंट P है, पॉइंट P सेंटर से डिस्टेंस R पे है। तो बताना बेटा है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। अब अगर क्वेश्चन लिखना चाहे तो मैं बोल देता हूं बेटा, यहां पर along or infinite non-conducting cylinder is having volume charge density rho. Find electric field inside the cylinder at point P at a distance R from axis. ये क्वेश्चन हो गया बेटा आपका। अब आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग गॉस लॉ। तो हमने बेटा गॉस लॉ की मैंने कहा था रूल्स जैसे डेवलप किए थे, स्टेप्स जैसे डेवलप किए थे कि गॉस लॉ हम कैसे लगाएंगे। जब हम गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे लाइन ऑफ फोर्स, फिर गॉसियन सरफेस, एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनाएंगे बेटा उस पॉइंट से पास होता हुआ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आइए 1 बाय 1 देखते हैं क्या होगा। जैसे ये हमारा बेटा सिलेंडर है, मान सोचिए या सोचिए ये चार्जेस हैं, यहां से बेटा यहां तक पूरे में चार्जेस हैं। इमेजिनेशन करिए कि इस पूरे में रो चार्ज डेंसिटी का यहां पूरा चार्ज भरा हुआ है बेटा पूरे में। अब अगर हम एक टेस्ट चार्ज लें, सपोज हम यहां रखें या यहां रखें, तो उस टेस्ट चार्ज को रिपल्शन मिलेगा। टेस्ट चार्ज मतलब क्या? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो उसको बेटा रिपल्शन मिलेगा। तो ये टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ निकल के आएगा, ऐसे निकल के आएगा ऐसे। तो जिस पाथ में मूव करेगा बेटा उसे क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ फोर्स बोलेंगे। और अगर लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट है तो आप जानते हैं वो अपने आप में क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है। अगर हम यहां रखेंगे तो बेटा ये राइट जाएगा ऐसे, यहां रखेंगे तो सर ऐसे जाएगा। टेस्ट चार्ज यहां रखेंगे तो सर ऐसे जाएगा, यहां रखेंगे तो ऐसे जाएगा। और मान लो अगर ये सिलेंडर होता खूब बड़ा सा, टेस्ट चार्ज रखते यहां रखते तो ऐसे जाता, यहां रखते ऐसे जाता, यहां ऐसे जाता सर, यहां ऐसे जाता। 3D स्पेस में सोचना है आपको। तो ये सारे के सारे क्या होते? लाइन ऑफ फोर्स होते। जैसे पिछले क्लास में हमने एग्जांपल लिया था ड्राइव करते हुए बेटा, कि जो आप कॉम करते हैं, रोलर कॉम, सिलेंड्रिकल कॉम जो होता है उसमें हैंडल ऊपर स्टिक, उसमें ब्रिसल्स निकले होते हैं। तो हम सोच होते हैं वो जो ब्रिसल्स हैं वो लाइन ऑफ फोर्स है। सबसे क्लोजेस्ट बेटा एग्जांपल। तो यहां बेटा हमारे पास ये लाइन ऑफ फोर्स हो गई, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस पॉइंट P से पास करना चाहिए और ऐसी हो जो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का मतलब मैं बता चुका हूं, फिर से बताऊं बेटा अभी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है।
तो यहां पे हमने क्या किया, सपोज करिए ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस बना लिया, एक सिलिंड्रिकल बेटा सरफेस बेटा हमने यहां बना लिया इस तरह से, और सोच लिया कि सिलेंडर पे यहां दो प्लेट इस तरह से लगी बेटा हैं जो उसको इनक्लोज कर रही हैं, और ये जो क्लोज सरफेस बनी इसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस बेटा। तो हमने गॉसियन सरफेस बना ली, और वो गॉसियन सरफेस कहां से पास कर रही है, तो देखिए पॉइंट पी से पास कर रही बेटा है, गॉसियन सरफेस बेटा पॉइंट पी से पास कर रही है। इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लेंगे और लेंथ बेटा एल मान लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमने गॉसियन सरफेस बनाई, गॉसियन सरफेस बेटा हमारी क्या है, सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल है, उस पर दो प्लेट्स लगी बेटा, यहां पर एक प्लेट बेटा ऐसे लगी हुई है और एक प्लेट बेटा यहां ऐसे लगी हुई है, ये दो बेटा प्लेट लगी है, ये पूरी क्लोज सरफेस हो गई। इस क्लोज सरफेस में सिलेंडर है, दो प्लेट्स है, पॉइंट पी से पास कर रही है, तो ये गॉसियन सरफेस हो गई। दो स्टेप हो गए बेटा। अब गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ जानते हैं, ई डॉट डी एस, सर्किल मतलब क्लोज सरफेस पे फ्लक्स है और वो होगा इनसाइड चार्ज बाय सलम नॉट। पहले बेटा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे कंसंट्रेट करते हैं। ई डॉट डी एस इज ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए सर यहां पे ये जो सिलेंडर बेटा की बात हम बात करें, सिलेंडर का पूरे सिलेंडर जो हमने बनाया है, ये वाला अंदर वाला गॉसियन सरफेस वाला बेटा जो सिलेंडर बनाया है, वो गॉसियन जो सरफेस है वो सेंटर लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे अगर ये सेंटर लाइन है, ये पेन, और मेरा ये जो हाथ है, ये मान लो सिलेंडर बेटा बन रहा है, इस तरह से ये सिलेंडर बन रहा है, तो सिलेंडर का हर एक पॉइंट जो है इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर इसके इक्वल डिस्टेंस पे है, ये सिलेंडर का हर एक पॉइंट यहां से इक्वल डिस्टेंस बेटा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस सिलेंडर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो हम कांस्टेंट को इंटीग्रेट नहीं करते, उसको हम बाहर ले लेते हैं। दूसरी बात, अगर हम इस सिलेंडर बेटा लें कहीं पर भी, सपोज हम इस पॉइंट पे लें, यहां पर इसका छोटा सा एक सरफेस लें जिसका एरिया डीएस है मान लो बेटा, एक एरिया वेक्टर डिफाइन करें डीएस वेक्टर। तो डीएस वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन नॉर्मल का होगा। सपोज ये छोटा सा एरिया बेटा यहां पे हमने लिया, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा इसके, परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर बेटा राइट होगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं बेटा राइट है, दोनों में कितना एंगल है, 0। आपको याद होगा बार बार बात हुई है कि मेरे दो हाथ अगर दो वेक्टर हैं, इनके बीच में कितना एंगल है, 90। ऐसे घुमाएंगे तो एंगल बंद हो रहा है, बंद होते तो कितना हो जाएगा, 0। तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर में एंगल 0 होता है और अपोजिट में बेटा कितना होता है, 180। तो यहां एंगल 0 हो गया। अगर हम इस जगह पर आए कहीं भी, तो यहां पे छोटा सरफेस ले बेटा, एरिया वेक्टर लेफ्ट होगा, ऐसे आउटवर्ड बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड बनाएंगे एरिया वेक्टर को बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बाहर है, जो हमने बेटा पहले ही बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बाहर है, कितना एंगल होगा, 0। तो स्फीयर के हर एक पॉइंट पे एंगल 0, सॉरी सिलेंडर के हर पॉइंट पे बेटा एंगल कितना होगा, 0। तो थीटा कांस्टेंट हो गया, बाहर ले लेंगे, cos 0 बेटा कितना हो गया, 1 हो गया। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि गॉसियन सरफेस बेटा कैसी लेंगे हम, सिमेट्रिक लेंगे। तो सिमेट्रिक मतलब होता है एक ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट पे ई कांस्टेंट हो और थीटा भी क्या हो, कांस्टेंट, जिससे हमें उन्हें इंटीग्रेट करने की जरूरत ना पड़े, उनको बेटा हम बाहर ले लें। अच्छा, ये जो इंटीग्रल डीएस होगा बेटा, देखिए ई और थीटा तो बाहर आ गए, इंटीग्रल डीएस होगा, तो इंटीग्रल डीएस क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास में, सिलेंडर का एरिया कितना होता है, हम जानते हैं बेटा कितना होता है, 2 पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई एल, तो ई इंटू 2 पाई एल। और राइट हैंड साइड पे ये चीज ऐसे चलते ले। अब एक मन में सवाल आ रहा होगा आपके कि सर आपने ये सरफेस तो ली नहीं, ऑफ कोर्स लेना है सर इसको भी, आइए देख लेते हैं इसको। ये सरफेस का एरिया वेक्टर बेटा कहां की तरफ होगा, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां पर है, राइट। कितना एंगल दोनों में है, 90। तो यहां बेटा थीटा हमारे पास बेटा कितना, मैं यहां लिख देता हूं, थीटा बेटा कितना हमारे पास है, 90। और आप जानते हैं cos 90 कितना होगा, 0। तो इस वाले सरफेस का बेटा फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, हमने नहीं लिखा इसलिए। और सेम बेटा इस सरफेस का भी, इस सरफेस का एरिया वेक्टर बेटा कहां की तरफ होगा, नीचे। डीएस वेक्टर बेटा नीचे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां पर है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, कितना बेटा एंगल बताओ, 90। cos 90 कितना होगा, 0 बेटा। तो इससे भी फ्लक्स 0 होगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां ये जो बेटा गॉसियन सरफेस है, ये सिलेंडर और दो प्लेट थी, जिसमें से सिलेंडर पे फ्लक्स पास करेगा और प्लेट पे बेटा फ्लक्स पास नहीं करेगा। अब आइए फर्दर बेटा हम लोग अब क्यू इनसाइड की बात करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, पिछले 2 क्लास में पढ़ा बेटा हमने, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम।
या उसको हम लिख लें हाफ चार्ज अपॉन हाफ वॉल्यूम, या इनक्लोज चार्ज अपॉन इनक्लोज वॉल्यूम। आपको सबको याद होगा ना। इनक्लोज चार्ज के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इनक्लोज चार्ज बेटा यहां बचा कितना हुआ, रो इंटू वी इनसाइड। इनसाइड या इनक्लोज एक ही बात हुई। अच्छा वी इनसाइड क्या है, वॉल्यूम। इनसाइड वॉल्यूम किसका, गॉसियन सरफेस के अंदर का वॉल्यूम बेटा। तो ये गॉसियन बेटा सरफेस है, इसके अंदर का वॉल्यूम लेंगे हम। इसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है, तो वॉल्यूम कितना होता बेटा है पाई आर स्क्वायर एल। तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। अब इसको उठा के हम यहां सब्स्टिट्यूट बेटा कर देंगे, तो देखिए ई इंटू 2 पाई आर एल बेटा लिखा हमने। अच्छा इनक्लोज चार्ज, इनसाइड चार्ज कितना बेटा है, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, और नीचे बेटा क्या बचा एप्सिलॉन नॉट। चलो कैंसिल कर लेते हैं कुछ कुछ, तो पाई कैंसिल होगा, एक आर कैंसिल होगा बेटा, ये एल कैंसिल होगा, क्या बचा यहां पे रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड दैट्स द फाइनल आंसर बेटा इस केस का हमारा। ये फाइनल आंसर हो गया बेटा कि नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बेटा। अब अगले बेटा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है, एक बहुत बड़ी सी वॉल है, वेरी थिक, एक बड़ी बेटा थिक वॉल है, बड़ी ऊपर नीचे, ये सपोज वॉल है, बहुत ऊपर नीचे, बहुत इधर उधर, खूब वाइड बेटा वॉल है, और उसके अंदर फिर से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। तो बताना है कि इस वॉल के इनसाइड, ये इसका सेंटर लाइन बेटा मान लीजिए आप, इस वॉल के इनसाइड यहां पर डिस्टेंस x पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बेटा होगी। इस वॉल के इनसाइड इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट P है बेटा, डिस्टेंस x पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो क्वेश्चन में बोल देता हूं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग वॉल विथ चार्ज डेंसिटी रो। सिंपल एक लाइन का बेटा क्वेश्चन है। ये नॉन कंडक्टिंग वॉल है बड़ी सी, और हमें इसके इनसाइड में पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब बेटा समझते हैं आप, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये नॉन कंडक्टिंग वॉल है, मतलब इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज बेटा इनसाइड है, हर जगह सब जगह बेटा अंदर चार्ज है इसके। जैसे हमने आपसे याद हो कहा तरबूज के अंदर बीज होते हैं, तो जिस तरह तरबूज के अंदर बीज होते हैं, सोचिए वो जो बीज है, वो सीड्स जो हैं, वो चार्ज की तरह बेटा हैं, वो सब जगह फैले हुए हैं। ऐसे ही चार्ज यहां पर होगा जो सब जगह फैला हुआ होगा। अब इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे बेटा निकालेंगे हम लोग, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। बाय अप्लाइंग गॉस लॉ बेटा। अब गॉस लॉ जब हम बेटा अप्लाई करेंगे तो स्टेप्स बेटा हमें याद रखने हैं। क्या स्टेप थे, लाइन ऑफ फोर्स बनाएंगे पहले, फिर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तब बेटा हम गॉस लॉ लगाएंगे। आइए शुरू करते बेटा हम लोग हैं। देखिए सबसे लाइन ऑफ फोर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए पिछले क्लासेस में बात हुई कि अगर ये डस्टर मान ले, एक शीट ऑफ चार्ज है, शीट मान लिया, अभी वॉल छोड़िए, शीट मानिए, और इस शीट ऑफ चार्ज के पास में टेस्ट चार्ज रखा, तो टेस्ट चार्ज बेटा कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो जिस पाथ पे मूव करेगा ये, वो उसी को क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ फोर्स बोलेंगे। अगर टेस्ट चार्ज को यहां रखेंगे तो बेटा कहां मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ फोर्स। तो मैंने कहा अगर यहां रखोगे तो ऐसे मूव करेगा, यहां ऐसे, तो ये सब लाइन ऑफ फोर्स होगी बेटा। और यहां ऐसे मूव करोगे, ऐसा मूव करेगा टेस्ट चार्ज, तो ये सब लाइन ऑफ फोर्स होंगी। पिछले क्लास की बात याद करो, हमने कहा अगर एक शू ब्रश लें, सपोज शू ब्रश होता, शू ब्रश में ब्रिसल्स होते हैं, या टूथ ब्रश में ब्रिसल्स होते हैं, तो जो ब्रिसल्स होते हैं उसके जो कांटे कांटे से होते हैं, या हेयर्स उसमें जो होते हैं, तो वो लाइन ऑफ फोर्स हम बोल सकते हैं बेटा उसको। तो ऐसे ही ये अगर शीट की बजाय एक थिक वॉल है, ये मान लीजिए थिक वॉल है बेटा, ये हमारा ये डस्टर जो थिक वॉल है, बहुत बड़ी, उधर इधर नीचे ऊपर और इधर बहुत बड़ी वॉल बेटा है, तो उसके लिए लाइन ऑफ फोर्स भी वैसे ड्रॉ की जाएंगी। अगर हम टेस्ट चार्ज यहां रखें तो बेटा ये इस पाथ पे आएगा ऐसे, यहां रखेंगे तो सर ऐसे आएगा, इधर रखेंगे तो सर ये ऐसे जाएगा, यहां रखेंगे तो सर ये ऐसे जाएगा, सब ये लाइन ऑफ फोर्स होंगी।
और जो लाइन ऑफ फोर्स है वो डायरेक्शन बेटा किसका बोलो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा। तो पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। हम बनाते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आपको याद है बेटा कहां से पास करना चाहिए, पॉइंट पी से पास करना चाहिए, और कैसी होना चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब मैंने आपको समझाया था, फिर देखिए बेटा एक बार। हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पे एक सिलेंडर बेटा बनाएंगे, आसान तरीके बेटा एक सिलेंडर बेटा बनाएंगे। ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं जिससे क्लियर हो जाए आपको। तो यहां पर बेटा हम बनाएंगे एक सिलेंडर बेटा इस तरह से, ऐसे वॉल के अंदर बेटा। ये बेटा सेंटर लाइन बेटा वॉल की है, ऐसे बेटा सिलेंडर बनाएंगे। और जो सिलेंडर बेटा हमने बनाया है उसके मान लो बेटा ये एक प्लेट लगा दी हमने, क्योंकि अगर सिलेंडर हॉलो ही मानेंगे, इमेजिनरी सरफेस मानेंगे, हॉलो मानेंगे, तो वो हॉलो है तो इधर उधर खुला हुआ होगा, ओपन होगा, और गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज होती है। तो क्लोज करने के लिए बेटा हम एक प्लेट यहां लगाएंगे, एक प्लेट बेटा हम यहां लगाएंगे, दो बेटा प्लेट लगाएंगे क्लोज करने के लिए। तो ये जो गॉसियन बेटा सरफेस बनी उसमें क्या होगा, एक सिलेंडर होगा और दो प्लेट्स होंगी। अच्छा मान लेते हैं बेटा प्लेट का एरिया बेटा ए है, तो इस प्लेट का एरिया भी कितना होगा, ए होगा। दोनों प्लेट का एरिया बेटा ए होगा। आगे समझिएगा जरा, देखिए बेटा इस प्लेट को। ये जो प्लेट बेटा हमारे पास है पॉइंट पी से पास कर रही है, मतलब गॉसियन सरफेस जो है वो पॉइंट पी से पास कर रही है। गॉसियन हमेशा पॉइंट पी से पास करना चाहिए। गॉसियन सरफेस का कोई भी एक पार्ट, हिस्सा जो है हमेशा पॉइंट पी से पास करना चाहिए। अब पूरी तो पास नहीं करेगा, एक पार्ट ही हमेशा पास करेगा। अब देखिए इस सरफेस को देखो बेटा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा बेटा कहां की तरफ होगा, राइट होगा। तो यहां डीएस वेक्टर बेटा राइट होगा। एरिया वेक्टर कैसा होगा, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये प्लेट ऐसे रखी हुई है तो एरिया वेक्टर कैसे होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। आगे सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां पर है, राइट, और दोनों वेक्टर अगर राइट हैं, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, तो दोनों में एंगल बेटा कितना होगा, 0। तो थीटा बेटा हमारा यहां 0 हो जाएगा, हम जान रहे हैं थीटा बेटा हो जाएगा 0 डिग्री। सेम अगर इस प्लेट को देखो तो उसका एरिया वेक्टर बेटा कहां की तरफ होगा, इधर होगा, परपेंडिकुलर होगा और नॉर्मल होगा। आई एम सॉरी परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा। परपेंडिकुलर नॉर्मल तो एक ही बात हुई। तो इधर नॉर्मल, परपेंडिकुलर बेटा इधर होगा, और आउटवर्ड ये तो इनवर्ड हुआ बेटा, इनवर्ड नहीं लेना, हमेशा हमेशा आउटवर्ड लेना है एरिया वेक्टर। अच्छा ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। कितना बेटा एंगल हो जाएगा, 0 एंगल फिर से हो जाएगा। तो यहां भी थीटा बेटा कितना हो जाएगा बताओ, 0 डिग्री हो जाएगा। अब बेटा इस सिलेंडर पोर्शन को देखो बेटा, ये बेटा सिलेंडर पोर्शन को देखो। जैसे ये मेरा हाथ बेटा ऐसे सामने रखा, सिलेंडर बेटा मान लो है, और सिलेंडर के बेटा इस पोर्शन को देखो आप, इस पोर्शन बेटा पोर्शन को देखो यहां वाले, इसका एरिया वेक्टर कहां की तरफ होगा, ऊपर, ऐसे होगा। डीएस वेक्टर बेटा इसका ऊपर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां पर, राइट है, सब जगह राइट है। तो ये बेटा एंगल, ये जो एंगल होगा बेटा कितना होगा बोलो बेटा, ये थीटा बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। ये वाला डीएस वेक्टर इसमें एंगल कितना होगा, 90। अगर इस जो सिलेंडर बेटा हमारा बना, ये पूरा बेटा सिलेंडर जो हमारा बन रहा है, ये जो बेटा पूरा सिलेंडर हमारा बन रहा है, अगर हम इससे किसी पार्ट की बात करें, जैसे मैं आपको यहां रख के दिखाता हूं, सपोज मेरा हाथ सिलेंडर है, तो इस जगह पे एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इस जगह एरिया वेक्टर आउटवर्ड ऐसे होगा, इस जगह एरिया वेक्टर बेटा कहां की तरफ होगा, नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बेटा कैसे, ऐसे है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा है, ये एरिया वेक्टर है, कितना एंगल दोनों में है, 90। इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कितना एंगल बेटा यहां से यहां है, 90। इस जगह एरिया वेक्टर कहां है, नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, राइट, कितना एंगल है, 90। तो लेफ्ट हो या फील्ड राइट हो, दोनों केस में एंगल 90 बेटा होगा, तो सब जहां एंगल 90 होगा। तो इस सिलेंडर सरफेस पे जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दोनों में से कोई भी, उनके बीच में कितना एंगल बेटा होगा, 90। अब हम तैयार हैं गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए। एक बार आपको गॉस लॉ की बेटा क्लिक कर जाए तो आप समझ देखिए कि ये लिखी तो मैंने 7-8 लाइन है, लेकिन 2 लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं बताऊंगा इसके बाद में कैसे। गॉस लॉ बेटा अप्लाई किया आपने, लिखा ई डी एस कॉस थीटा। मैं इस चीज को डायरेक्टली लिखूं बेटा, थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा आपको। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सरफेस पे, अगर हम इसकी सिर्फ बात करें, सेम होगी, क्योंकि इसका सेंटर से सेम डिस्टेंस है, तो ये ई हो जाएगा। ये थीटा बेटा कितना है, 0। तो cos 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है।
इनटू क्या बचेगा, इंटीग्रल डीएस, ये तो बाहर आ गया बेटा दोनों, तो क्या बचेगा, इंटीग्रल डीएस बचेगा। और इंटीग्रल डीएस क्या होगा उसका एरिया, किसका एरिया, इसका एरिया बेटा कितना है बोलो, ए, तो इनटू ए। क्या समझ में बेटा बात आई कुछ, आगे समझिए। अब इस सरफेस को देखो, इस सरफेस पे बेटा देखिए, इस सरफेस का भी हर एक पॉइंट यहां से इक्वल डिस्टेंस पे है, सेंटर लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम होगी, तो उसको बेटा ई लिखेंगे हम। ठीक, फिर से एंगल बेटा हमारे पास कितना है 0, तो cos 0, क्या बचेगा इंटीग्रल डीएस, इंटीग्रल डीएस क्या होगा, एरिया होगा, कितना एरिया था बेटा इसका ए इंटू ए प्लस, अब ये थर्ड सरफेस बेटा बची, सिलिंड्रिकल सरफेस बची थर्ड वाली, और थर्ड बेटा बताओ एंगल कितना हमारे पास है 90 एंगल है, तो cos 90 कितना होता है भाई 0, तो उसको हम सीधे 0 लिख देंगे, या आप चाहो तो पूरा कहानी लिखो e इंटू समथिंग समथिंग cos 90 फिर 0 लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। आगे देखिए इक्वल टू, ये क्या बचा यहाँ q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, आगे समझिएगा बेटा, cos 0 1 होगा तो e इंटू ए, फिर यहां cos 0 1 e इंटू ए कितना हुआ 2a इक्वल टू कितना q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट 1। आगे चलते हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड बेटा सॉल्व हो गया, अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। हमें इनक्लोज चार्ज निकालना है, कहां निकालना है, इस सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर, ये गॉसियन सरफेस बेटा है, और हमें इसके अंदर चार्ज निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम लॉजिक, रो इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, रो इज चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम होगा इनसाइड चार्ज बाय इनसाइड वॉल्यूम बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू इनसाइड कितना हुआ रो इंटू वी इनसाइड। नाउ रो तो रो रहेगा, वी इनसाइड देखो बेटा, हमें इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम लेना बेटा है, कैसे लेंगे देखो, ये सिलेंडर है, आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हम लॉजिक कुछ और लगाएंगे बेटा हल्का सा, यहां पे और कुछ नहीं, मतलब बेसिक ही लगाएंगे। देखिए ये x है बेटा और ये बेटा x है, तो टोटल बताओ जरा कितना होगा, ये 2x होगा, सिलेंडर की कंप्लीट लंबाई कितनी बेटा होगी 2x होगी। अच्छा इसका एरिया बताओ बेटा कितना है, a है, तो वॉल्यूम क्या होता है अब जानते हैं, एरिया इंटू लेंथ, तो ये हो गया एरिया इंटू लेंथ, लेंथ बताओ बेटा कितनी है 2x। तो इस बार हमने पाई आर स्क्वायर एच नहीं लिया, बिकॉज पाई आर स्क्वायर जो एरिया है उसकी जगह बेटा सीधे ए लिख दिया, प्लेट का एरिया हमने ए माना था, रेडियस हमने मानने की जरूरत नहीं समझी, तो लिख दिया हमने वैल्यू सीधे। सो आइए पुट कर दे यहां पे, कितना बेटा हो गया 2a सब्स्टिट्यूट इन 1, तो कितना बेटा हो गया 2ea इक्वल टू, पुट करो यहां पे, ये हो गया रो a इंटू 2x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए कुछ कैंसिल होगा बेटा, a कैंसिल होगा हमारे पास में, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो e हमारा कितना यहां से हो जाएगा रो x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। रो है बेटा सेंटर से डिस्टेंस बेटा पॉइंट p का। अब हमने तो बहुत सारी लाइन लिखी, लेकिन बेटा गॉस लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन हम 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, 3 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए देखिए, जैसे गॉस लॉ है फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर 10 लाइन की बेटा 2 लाइंस 3 लाइंस होंगी तो सारा काम यहां करना पड़ेगा, आप जानते हैं इस बात को। 10 लाइन से 2 लाइन तभी बनेगी जब सारा काम आप यहां करेंगे बेटा। तो आप जान रहे हैं बेटा फ्लक्स लिखा हुआ है, फ्लक्स को मेंटली कैलकुलेट करेंगे कैसे। आप देखा इस गॉसियन सरफेस से बेटा हमारे पास 3 पाथ हैं, 3 पार्ट्स में हम मेंटली फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इस पार्ट की बात करेंगे मेंटली। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी यहां पे E है, एरिया कितना है A है, और थीटा कितना है 0, तो cos 0 बेटा कितना होगा 1, तो सीधे सोचेंगे फ्लक्स कितना होगा E इंटू ए, तो E इंटू ए। इस वाले भी सेम फ्लक्स, वही सेम कहानी बेटा, E इंटू ए फ्लक्स। और इस वाले बेटा सरफेस पे कितना एंगल है 90, तो cos 90 0, तो फ्लक्स कितना बेटा हो जाएगा 0 हो जाएगा ये वाला, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा 2a। तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। सो हम सीधे 2a बेटा, तो इस सब को लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे इसको 2a लिख सकते थे मेंटली।
राइट हैंड साइड वाले को फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छे से। रो आपके पास पता है तो ये सब मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेंगे, भाई क्यू इनसाइड कितना होगा, रो इंटू वी इनसाइड। तो वो मेंटली आप सीधे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ होगा। तो सीधे बेटा अगर आप यहां पुट कर देते तो एक ही 2 लाइन में आंसर होता। उसके लिए लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे, तभी सर वो 10 की 2 लाइन्स होंगी, 3 लाइन्स होंगी। सर प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ बहुत आसान है। नेक्स्ट बेटा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में एक एनुलर स्फीयर है बेटा। एनुलर समझते हैं आप, जैसे सॉलिड समझते हैं पूरा भरा हुआ, हॉलो समझते हैं अंदर से पूरा खाली, पतली सी वॉल, थिन वॉल, और एनुलर इन दोनों के बीच में होगा। यहां हमने क्या किया बेटा, पूरा स्फीयर लिया और सोचो इतना पोर्शन काट के निकाल दिया, तो इसकी जो वॉल बचेगी, जो दीवार बचेगी वो थिक होगी बेटा। तो थिक वॉल अगर हो तो उसे हम एनुलर बोलते हैं, ANNULAR बेटा, एनुलर बोलते हैं। तो एक एनुलर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बेटा हमारे पास है, जिसकी इनर रेडियस A है और आउटर रेडियस B है, और इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा यहां पर ऐसे बेटा सोचिए, ये चार्ज यहां पर है, ये हमारे पास में रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। तो बताना है कि सेंटर से लेके इनफाइनाइट तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका बेटा ग्राफ कैसा होगा। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो यहां पर ये प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पर बेटा देखिए, अगर हमें ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पहले मैं क्वेश्चन चाहे तो आपके लिखने के लिए बोल देता हूं। अ नॉन कंडक्टिंग एनुलर स्फीयर इज हैविंग volume charge density rho. Find the graph of electric field along x-axis. अब बात करते हैं ग्राफ बनाने की बेटा। ग्राफ कैसे बेटा बनेगा, आप जानते हैं ग्राफ के लिए पहले बेटा जरूरी है इक्वेशन निकालना। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालेंगे, ऑफ कोर्स हम सेंटर से लेकर इनफाइनाइट तक की सर बात करेंगे। तो पहले सपोज करिए बेटा, एक काम करते हैं कि हम इस जो यहां पर सेंटर से लेके इनफाइनाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि यहां एक जैसा यूनिफॉर्म मीडियम नहीं बेटा है, अलग अलग बिल्कुल है यहां पर। तो हम इसको बेटा डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग पार्ट में। पहले हम कहेंगे हम यहां से यहां तक बात करेंगे, ठीक। तो सपोज करिए अगर हम यहां से मूव करें बेटा, तो वो डिस्टेंस बेटा r होगा। जैसे हम यहां से यहां बात करें स्मॉल r, यहां से यहां बात करें स्मॉल r, यहां से यहां बात करें बेटा स्मॉल r। तो स्मॉल r एक वेरिएबल होगा। तो पहले हम बात करेंगे बेटा फॉर r इज मोर देन 0 एंड लेस देन a बेटा। तो हम बेटा 0 से लेके a तक अगर हम यहां से यहां चले तब हम बात करेंगे, और हम इस रीजन में बात करेंगे तो हम यहां फील्ड निकालेंगे किसकी हेल्प से बेटा, गॉस लॉ की हेल्प से। E डॉट ds इक्वल टू Q इनसाइड बाय सलम नॉट। ना यहां देखिए बेटा, हम यहां फील्ड निकालने की बात करेंगे। तो सपोज हम यहां पर फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम यहां बनाएंगे गॉसियन सरफेस, ऐसे r रेडियस का बेटा एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब देखो हमें यहां पर सपोज फील्ड निकालना बेटा है, क्यों निकालना है, हम फील्ड निकालेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे जिससे हम ग्राफ बना सकें बेटा। अब आगे समझिएगा, हमें बेटा यहां पर फील्ड निकालना बेटा है, यहां बेटा फील्ड निकालना है, तो हमने गॉसियन सरफेस बेटा बना ली। आप देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर की अगर बात की जाए
तो इसके अंदर कोई चार्ज आएगा नहीं, क्योंकि पूरा चार्ज तो बेटा यहां कंसंट्रेट है, ये तो खाली जगह है, खाली जगह में एम्प्टी स्पेस है, हमने कोई चार्ज दिया ही नहीं, और जब हमने कोई चार्ज दिया नहीं तो वहां पे चार्ज होगा भी नहीं, ना पहुंचेगा वहां पे, तो यहां कोई चार्ज नहीं है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज बेटा कितना हमारे पास है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरा बताओ बेटा कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 0 हो जाएगी। तो यहां इस रीजन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, कैसे, क्योंकि यहां पर चार्ज इनक्लोज 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बेटा 0। अच्छा, अब बेटा हम यहां बात कर सकते हैं, लेकिन हम पहले यहां बात करेंगे, हम आउटसाइड द स्फीयर की बात करेंगे। तो हम कहेंगे फॉर आर इज मोर देन बी, मतलब अगर हम बात करें, देखिए ये आर यहां से यहां बढ़ रहा है, पहले यहां आर कितना होगा, ए होगा, यहां पर पहले यहां पर आर ए से छोटा होगा, फिर यहां पे आर ए होगा, फिर यहां पे आर ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, फिर आर यहां बी के बराबर होगा बेटा, यहां पे ये बी है तो ये भी बी होगा, फिर इसके बाद जब चलोगे तो आर जो है बी से बड़ा हो जाएगा, तो आर इज मोर देन बी, मतलब हम आउटसाइड है यहां। अब देखिए अगर हम यहां बेटा फील्ड निकालना चाहते हैं, तो ये देखिए बेटा, ये हम यहां पे गॉस बेटा सरफेस बना लेंगे ऐसे, और गॉस लॉ बेटा लगाएंगे। अब देखिए सर, हम लोगों ने बहुत सारे डेरिवेशंस किए, प्रॉपर लिख के किए, यहां हम फोकस करेंगे हम शॉर्ट में कैसे करें चीजों को बेटा, क्योंकि हमने लेंदी वाला पार्ट तो देख लिया कि हमने गॉस लॉ पूरा लगा, डिटेल में कैसे लिखा, तो हम पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, हमें शॉर्ट पे बेटा एम्फेसिस रहेगा कि उसको हम 2 लाइन में सॉल्व कैसे करें, फास्ट कैसे करें बेटा, हमें इस पे एम्फेसाइज करना है। लंबा वाला का खेल देख चुके हैं पिछले दोनों क्लास में भी, आज भी 2 क्वेश्चन करा इसमें देखा। अब हम शॉर्ट की बात करते हैं, कैसे छोटे में सॉल्व करें उसको। तो अगर हम इस बेटा गॉसियन सरफेस की बात करें, इसकी रेडियस मान लो कितनी है, आर। क्या आप आर से कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आपने इसको भी आर माना, इसको भी आर मान रहे हैं आप, या इसको भी आर मान रहे हैं? बेटा आर वेरिएबल है, आप इसको भी स्मॉल आर मान सकते हैं, इसको भी स्मॉल आर मान सकते हैं, इसको भी स्मॉल आर मान सकते हैं। हाँ, ए कांस्टेंट है, अंदर वाले रेडियस है, आप इसको ए मानो तो आप इसको ए नहीं मान सकते, स्मॉल आर मान सकते हैं, चाहे इतना मानो, चाहे इतना मानो, चाहे इतना मानो, कुछ भी मानो आप, वो तो वेरिएबल है। तो ये बेटा स्मॉल आर है। अब देखिएगा, ये जो स्फीयर बेटा हमने माना यहां पे गॉसियन सरफेस का बेटा बड़ा सा रेडियस आर का, वो सिमेट्रिक है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा सेंटर से, तो उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तो ई को बाहर निकाल देंगे। ई डॉट ds क्या लिखोगे, ई ds cos थीटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, ई ds cos थीटा, तो ई बाहर आ गया बेटा। अच्छा, थीटा बेटा कितना होगा, 0। वो बहुत देर से बात हो चुकी बेटा हमारी कि सपोज अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो ये लाइन ऑफ फोर्स बेटा ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे होगी, इस जगह एक छोटा सा हम लोग सरफेस लें, उसका एरिया वेक्टर ऐसे बेटा होगा, तो ये ds वेक्टर बेटा यहां ऐसे ऊपर की तरफ होगा, दोनों में एंगल कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो E डॉट ds इज E ds cos थीटा, E बाहर आ गया, थीटा 0 है, cos 0 कितना हुआ, 1, क्या बचेगा, इंटीग्रल ds, और इंटीग्रल ds बेटा क्या होगा, इस पूरे सरफेस का एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया बेटा कितना होगा बताओ, 4 पाई r स्क्वायर। तो होल गॉसियन सरफेस का बेटा एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। देखिए कितना आसान हो गया, एक लाइन में आ गया। मेहनत करेंगे एक लाइन में, सर हमें सारी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड। अब देखिए क्यू इनसाइड क्या है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, और मान लीजिए कि वो चार्ज बेटा हमने यहां कितना दे रखा है, क्यू। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा कितनी इसकी है, रो। मान लो बेटा चार्ज यहां क्यू है, वैसे वो एग्जामिनर ने दिया भी होगा। इस टोटल चार्ज को बेटा क्यू ले लो कि ये पूरा चार्ज यहां क्यू है, दिया हुआ है, नहीं दिया तो हम निकाल सकते हैं रो की मदद से बेटा। तो अभी मान लेते हैं पूरा चार्ज बेटा यहां क्यू दे रखा है बेटा, इस पूरे में बेटा यहां क्यू चार्ज दे रखा है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बेटा हमारे पास है, इस पूरे का चार्ज बेटा कितना है, क्यू। तो इसको हम सीधे यहां लिख देंगे ऐसे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आप नीचे लेके जाइए, तो ई बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, आई एम सॉरी, क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर से देखिए 4 पाई इसके साथ आया, यहां क्यू बचा, और ये बेटा आर स्क्वायर नीचे गया। अब देखिए फील्ड बेटा कैसी आ गई है, आप तो पहले जानते हो, इसे हम के बोलते थे, तो कितना फील्ड आ गई, इसको लिख सकते हैं बेटा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और आपको याद है पॉइंट चार्ज की फील्ड होती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी अगर बेटा स्फेरिकल चार्ज है
तो स्फेरिकल चार्ज आउटसाइड पॉइंट के लिए बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो वही फील्ड आ गई पॉइंट चार्ज की, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब आगे बढ़ते बेटा, देखिए हमने यहां फील्ड निकाल ली, इस रीजन में हमने यहां फील्ड निकाली जो आउटसाइड बेटा रीजन था। अब हम बेटा यहां फील्ड निकालते हैं इस रीजन में जहां चार्ज भरा हुआ है, इसलिए में बेटा यहां निकालते हैं। सपोज करो बेटा ये पॉइंट पी है यहां पे, और इस पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं। ये सेंटर से बेटा स्मॉल आर की दूरी पे है, मैंने कहा स्मॉल आर वेरिएबल है, वो ये भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है। और आप क्या करो फिर यहां से ऐसे एक गॉसियन बेटा सर्फेस बनाओ, ये बेटा सर्फेस बनाओ बेटा, ये वाली। तो ये बेटा हमने बना ली एक गॉसियन सर्फेस बेटा, ये वाली, यहाँ पे ये पॉइंट पी है या जो भी मान लेते बेटा हम लोग, और इस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे? गॉस लॉ अप्लाई करके। आइए शुरू करते हैं बेटा। तो इस टाइम पे आर जो बेटा है हम कहेंगे आर जो बेटा है वो यहां से लेके यहां तक जाएगा। हमें बेटा इस रीजन की फील्ड निकालना है, इस रीजन की। तो ये रीजन यहां से लेके यहां तक है। आप देखिए इस जगह पे वैल्यू कितनी बेटा होगी, ए। आर की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, ए, और यहां बेटा वैल्यू बेटा कितनी होगी, बी के बराबर। तो आर जो है ए से बी जाएगा। अब लगाते हैं गॉस लॉ बेटा, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहां पर ई डॉट डी एस बेटा आप जानते हैं कितना लिख सकते हैं हम लोग, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अभी बेटा हमने यहां पे समझा था इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी ये बेटा हमने जस्ट समझा था, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अभी जस्ट हमने बेटा समझा इस बात को, ई इंटू 4 पाई स्क्वायर कैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे फिर से देख लो कि ये जो बेटा गॉसियन सरफेस है जो हमने बेटा मानी, उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट को इंडिकेट नहीं करेंगे, बाहर ले आएंगे। ई डॉट डीएस क्या होगा, ई डीएस कॉस थीटा, थीटा बताया था मैंने 0 होगा, कॉस 0 1, इंटीग्रल डीएस बचेगा, वो एरिया होगा, कितना एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। हमें लंबा करने की जरूरत नहीं है। नाउ इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड बेटा समझे, देखिए हम जानते हैं रो क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। और उसी को लिख सकते हैं हम इनसाइड चार्ज बाय इनसाइड वॉल्यूम। आप कहें रो इज टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, हाफ चार्ज बाय हाफ वॉल्यूम, या इनसाइड चार्ज बाय इनसाइड वॉल्यूम। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्यू इनसाइड सपोज निकालेंगे तो हम यूज करें क्यू इनसाइड इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी इंटू वी इनसाइड। ना अगर रो दिया हुआ है तो आप वी इनसाइड को रो से मल्टीप्लाई कर दो, और क्यू दिया है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसा क्वेश्चन है, डजंट मैटर, कोई खास फर्क आंसर पे नहीं बेटा पड़ेगा। अब क्यू कितना है, मान लो क्यू दे रखा है बेटा हमको इसमें, तो हमने क्यू लिखा अपॉन वी, वो वॉल्यूम जहां पे चार्ज दिया हुआ है। देखो बेटा क्या चार्ज इस पूरे वॉल्यूम पे दिया हुआ है, नहीं, चार्ज बेटा कहां दिया हुआ है, इस वॉल्यूम पे दिया है। ये वॉल्यूम बेटा यहां, चार्ज बेटा यहां दिया हुआ है, इस जगह दिया हुआ है, और ये वॉल्यूम यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है, ये बेटा यहां फैला हुआ है। अब ये वॉल्यूम कैसे निकालोगे बेटा, आपको ये बड़ा वाला वॉल्यूम माइनस छोटा वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे आप, बिगर वॉल्यूम माइनस स्मॉलर वॉल्यूम बेटा। तो ये पुट कर दोगे आप यहां पर, आप कहोगे Q अपॉन 4/3 हमने बड़े वॉल्यूम से बेटा छोटे वॉल्यूम को माइनस कर दिया बेटा, तो हमें मिल गया ये वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जिसपे चार्ज गिवन है। अब यहां बेटा क्या है, वी इनसाइड, ये वी इनसाइड बेटा किसका वॉल्यूम है, गॉसियन सरफेस का बेटा। तो बेटा गॉसियन सरफेस बेटा हमने ये वाली बेटा मानी, देखिए ये बेटा कैसे हमने सरफेस मानी, ये वाली, तो हम इसका वॉल्यूम लेंगे। लेकिन अब इस पूरे वॉल्यूम के अंदर तो बेटा चार्ज है नहीं, चार्ज तो बेटा सिर्फ यहां से यहां तक है। ये तो बेटा देखो ना, ये मैं रब कर देता हूं, ये तो बेटा खाली जगह है, यहां पे ये तो बेटा खाली जगह है, चार्ज तो बेटा सिर्फ यहां पर है ना, ये वाली जगह बेटा चार्ज है यहां पे। और ये कितना बेटा देखो रेडियस हमारा है, ये वाला बेटा यहां पे कितना है, ए है ये वाला, और ये बेटा कितना बोलो है, आर है। तो चार्ज कहां पर होगा, सिर्फ इस रीजन में होगा। तो सिर्फ हम इस वॉल्यूम को लेंगे, लेना था ये वॉल्यूम, लेकिन लेंगे बेटा ये वॉल्यूम क्योंकि यहां तो चार्ज ही नहीं है। तो इस वॉल्यूम को लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे वॉल्यूम में से इस वाले को माइनस कर देंगे।
आइए माइनस करते हैं, ये बेटा कितना हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई ए क्यूब। और यहां से देखिए बेटा 4/3 पाई जो है कॉमन ले लेंगे हम, और वहां भी ले लेंगे और कैंसिल कर देंगे बेटा उसको। अब जो चार्ज आया बेटा उसको हम क्या करेंगे, सोचो ये इक्वेशन 1 है बेटा, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्योंकि बेटा हमारे पास स्पेस कम है इसलिए मुझे रब करना पड़ेगा बेटा, यहां पे इसको बेटा मुझे रब करना पड़ेगा। कहां लिखें, यहां लिख दें। आप ये याद रखना कि अंदर बेटा यहां फील्ड कितनी थी 0, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। तो यहां बेटा हमारे पास में मैं पुट करता हूं, तो ये हो गया E इंटू, इसमें सब्स्टिट्यूट बेटा करें, सब्स्टिट्यूट इन 1, तो कितना हो गया हमारे पास में E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, ये पुट करो बेटा 4/3 बेटा पाई सब जगह से कैंसिल करके, तो ये हो गया Q इंटू आर क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस ए क्यूब। और ऑफ कोर्स यहां पर एप्सिलॉन नॉट भी आएगा ये, तो इसको भी पुट कर दो आप। अब इसको बेटा नीचे ले आते हैं, तो ये कितना हो गया बेटा हमारा E इक्वल टू Q आर क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर इनटू ये बेटा कितना बचा यहां पे बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ऐसे बेटा कुछ हो गया। ये हो गया हमारा बेटा फाइनल रिजल्ट, ये बेटा फाइनल रिजल्ट हमारा हो गया। अब हमने बेटा तीनों स्पेस में जहां जरूरत थी बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब हमें क्या करना होगा, ग्राफ ड्रॉ करना है। आइए बेटा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैं रब करता हूं, फिर से एक बार थोड़ा सा साफ करते हैं इसे, और बेटा ग्राफ की बात करते हैं। तो ये बेटा हमने क्लीन कर लिया यहां पे। अब आइए बेटा ग्राफ की बात करते हैं। ये सेंटर लाइन बेटा ड्रॉ कर ली। अब देखिए ये बेटा हमने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, और मान लो बेटा यहां पे हम डिस्टेंस को रखते हैं और ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए पहले बेटा हम यहां से लेके ऐसे, पहले बेटा हम यहां से यहां ग्राफ की बात करेंगे बेटा, फिर हम यहां से यहां बात करेंगे, फिर हम आउटसाइड बेटा बात करेंगे। तो मैं इसको भी थोड़ा रब कर देता हूं, हमें जरूरत नहीं बेटा है, आपने देख लिया सब कुछ। मैं इसको रब कर देता हूं जिससे ग्राफ क्लियरली बन पाए। ना आपको बेटा याद होगा कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, हमने अभी बेटा रब किया था, यहां पे ध्यान दीजिए आप, 0 थी। तो यहां से यहां तक बेटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले 0 शो करना होगा। वो बेटा कहां शो करेंगे, यहां पे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 बेटा कहां शो किया जाएगा, आर एक्सिस पे। जैसे अगर ये y होता ये वाला, और ये x होता बेटा, तो आप जानते हैं y0 कहां पर होता है बेटा, x पे होता है। तो ऐसे E0 कहां पे होगा बेटा, आर एक्सिस पे होगा। तो यहां बेटा ये हमारे पास में 0 होगा, तो हम यहां बेटा 0 शो करेंगे। अच्छा बेटा फिर हम यहां से बेटा यहां की बात करेंगे, और फिर बेटा हम उसके बाद के रीजन की बात करेंगे। चलो पहले हम आउटसाइड की बात करते हैं, या चलो हम फिर यहीं की पहले बात कर लेते हैं। यहां देखिए, आप देखिए बेटा यहां पर, ओहो ये मैंने इक्वल साइन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ देखिए यहां जो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ऊपर बेटा आर क्यूब है और नीचे बेटा आर स्क्वायर है। एक बार थोड़ा सा ग्राफ रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा बेटा, जिससे आइडिया रहेगा। देखिए आप जानते हैं कि अगर y प्रोपोर्शनल टू x है, y पावर 1 है, x पावर 1 है बेटा, तो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, तो आपको याद होगा बेटा ग्राफ क्या होता है, पैराबोला। अच्छा y प्रोपोर्शनल टू 1/x है बेटा, तो ग्राफ क्या होता है, हाइपरबोला। ये 3 मेजर फिजिक्स में ज्यादा बेटा यूज होते हैं। आप देखो कुछ भी यहां पर ऐसा है क्या, E आर के डायरेक्ट में है, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर डायरेक्ट में है, या इनवर्स में है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। तो इसका मतलब यहां जो E और R का ग्राफ होगा वो ना स्ट्रेट लाइन होगा, ना पैराबोला होगा, ना हाइपरबोला होगा। इतना कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ होगा जो भी होगा वो एक नॉन लीनियर ग्राफ होगा, क्योंकि लीनियर या स्ट्रेट लाइन होने के लिए
दोनों पैरामीटर y और x डायरेक्ट में हो, दोनों की पावर 1 हो, तो एक आइडिया लग सकता है कि यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी बेटा, एक नॉन लीनियर बेटा होगा। आगे समझिएगा बेटा। अब हम आउटसाइड की तरफ बेटा चलते हैं। आप देख सकते हैं आउटसाइड के लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड पे लिखी है हमने बेटा, ड्राइव की थी, E = KQ/R² बेटा। आप देख सकते हैं E बेटा R के इनवर्स में है। यहां देखिए y x के इनवर्स में है या x² हो या x³ के इनवर्स में हो, तो ग्राफ बेटा हमेशा हाइपरबोलिक बनेगा। तो यहां बेटा ग्राफ क्या बेटा होगा, हाइपरबोला। हमने पिछले क्लास में बेटा बातें करी हैं, तो यहां बेटा ग्राफ बनेगा हाइपरबोला कुछ इस तरह से बेटा। तो अंदर बेटा इस रीजन में फील्ड 0 थी तो ग्राफ 0 पे रहेगा, फिर यहां कुछ नॉन लीनियर बेटा रहेगा हमारे पास में, और बेटा यहां पर कैसा हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा फाइनल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, लगभग सारे एग्जाम में रिपीट हुआ, जितने भी अच्छे एग्जाम बेटा सब जगह रिपीट हुआ। मैं रब कर देता हूं उसको। बेटा अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ज्यादातर क्वेश्चन आज ऐसे ही बेटा होंगे, स्फीयर के, सिलेंडर के, सो ऑन के। नॉन कंडक्टिंग बेटा स्फीयर है और उसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ = CR है। C इज अ कांस्टेंट, R इज अ डिस्टेंस। बताना है कि उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं मैं बोल देता हूं कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ = CR, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। अब ध्यान लगाओ बेटा, यहां जो रो डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, R पे। इसका मतलब रो बेटा हमारा वेरिएबल है। इससे पहले बेटा जितने भी क्वेश्चन किए बेटा, अभी आज हमें 3 क्वेश्चन किए, पिछले क्लास में बेटा क्वेश्चन किए, सब जगह डेंसिटी कांस्टेंट थी, बट दिस डेंसिटी इज वेरिएबल बेटा। अभी तक सारे क्वेश्चन हमने किए थे कांस्टेंट डेंसिटी के, अब ये वेरिएबल डेंसिटी का पहला क्वेश्चन आया बेटा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए स्टार्ट करते बेटा है। देखिए ये बेटा हम स्फीयर मान लेते हैं यहां पे, और इसका हमें कुछ भी रेडियस दे रखा होगा, वैसे दिया तो नहीं है लेकिन मान लेते हैं R दे रखा है। और बेटा हमें इसके अंदर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सपोज, या यहां फील्ड निकालना है, इनसाइड में फील्ड निकालना है। तो हम लोग बेटा यहां पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ बेटा क्या कहता है, E.ds = Q inside by ε0। अब लेफ्ट हैंड साइड को बेटा हम अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को हम अलग सॉल्व करेंगे बेटा। पहले हम बेटा राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड बेटा साइड की बात करें तो वहां Q इनसाइड है, तो हमें Q इनसाइड चाहिए होगा। कैसे निकालें बेटा Q इनसाइड, आइए देखते हैं। देखिए रो की बेटा बात करें तो रो होता है टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इक्वल टू Q इनसाइड बाय V इनसाइड। टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो रो आ जाएगा, या इनसाइड चार्ज को इनसाइड वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो बेटा रो आ जाएगा, या हाफ चार्ज को हाफ वॉल्यूम डिवाइड करें तब भी रो आ जाएगा। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा तभी लगेगा बेटा जब रो कांस्टेंट होगा। ये दोनों या कुछ भी इस तरह लगेंगे तब रो कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर रो वेरिएबल है बेटा तो हमें कहना पड़ेगा dQ/dV बेटा, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल वॉल्यूम कहना पड़ेगा, क्योंकि रो हमारा वेरिएबल बेटा है। तो जब भी रो वेरिएबल होगा आप इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं बेटा कर सकते, क्योंकि रो वेरिएबल है, वो हर जगह अलग अलग होगा। तो कैसे आप टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम कर दोगे,
हम अपने आप को सोचे बेटा, अगर हमें अपनी डेंसिटी निकालना है तो हम कहेंगे टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास हमारा है, टोटल वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं अपना है, हम डेंसिटी निकाल लेंगे। लेकिन हम जानते हैं वो डेंसिटी का आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि जहां हमारी बोन्स हैं इसकी डेंसिटी अलग होगी, यहां डेंसिटी अलग होगी, है कि नहीं? लेकिन हमने तो सेम निकाल दी, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा मसला। तो ये वाला लॉजिक तब लगेगा जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी, वेरिएबल होगी, तो बेटा फिर आपको यहां आना पड़ेगा। तो यहां आके बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम कहेंगे डी क्यू इसको बेटा कितना, रो इंटू डी वी। और दोनों साइड बेटा हम इसे इंडिकेट कर सकते हैं। अब आगे समझिए बेटा, हमने कहा रो है स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल वॉल्यूम। हम एक स्मॉल वॉल्यूम लेंगे, उसमें स्मॉल चार्ज पता होगा तो हमें रो मिल जाएगा। अब बात आती है स्मॉल वॉल्यूम क्या लें बेटा। तो हम यहां पे एक एलिमेंट मानेंगे, एलिमेंट मतलब टुकड़ा, स्मॉल एलिमेंट मानेंगे, स्मॉल टुकड़ा मानेंगे, जिसमें हम कहेंगे वॉल्यूम डीवी और चार्ज बेटा कितना है, डीक्यू है, और डेंसिटी रो है। वो कैसे बेटा मानेंगे, आओ देखो। यहां पे बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम एक स्फीयर मानेंगे बेटा, किसी भी पॉइंट से पास होता, पी जरूरी नहीं है, किसी भी पॉइंट से बेटा। और हमने कहा भाई वो कितने का है, आर रेडियस का है। उसके बाद हम एक और बेटा स्फीयर मानेंगे, और वो स्फीयर और पहले वाले में जो डिस्टेंस है मान लो बेटा वो डी आर है। आपको बात समझ में बेटा, पहले हमने एक स्फीयर माना आर रेडियस का, उसके बाद एक स्फीयर और माना हमने डी आर के बाद, मतलब बाहर वाले की जो रेडियस बेटा है वो कितना होगी, आर प्लस डी आर होगी, क्योंकि आर तो ऑलरेडी था, डी आर और आ गया बेटा हमारे पास में। बात को समझ आ रही है बेटा। अब हम कहेंगे ये जो दो स्फीयर के बीच का यहां पर ये वाला हिस्सा है, ये एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका वॉल्यूम dv है और जिसके अंदर चार्ज dq है। तो हमने माना इस वॉल्यूम में बेटा चार्ज जो बेटा है हमारा वो dq है, और इसका बेटा वॉल्यूम कितना बेटा है, dv है बेटा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने भाई स्फीयर ऐसे क्यों मान लिया। तो एक बात समझो बेटा, एलिमेंट कैसे मानते हैं, ये बहुत बेसिक सा पॉइंट्स है, और इस बेसिक पॉइंट बेटा पूरी फिजिक्स में बहुत जगह क्वेश्चन आते हैं बेटा। देखिए जो क्वेश्चन कैलकुलस बेस्ड होगा, आप देखो हमने इंटीग्रेशन लगाया तो ये क्वेश्चन कैलकुलस बेस्ड है बेटा, और कैलकुलस में बेटा हमेशा एक एलिमेंट मानकर उसे हमें इंटीग्रेट करना होता है, और यहां जो एलिमेंट माना जाता है उसी को जैसे सही माना, कंप्लीट सही आंसर आ जाएगा आपका। एक छोटी सी बात सोचिए कि हमेशा हम एलिमेंट ऐसा मानेंगे कि उस चीज को जो हमने एलिमेंट माना है कि अगर हम बड़ा करना शुरू करें तो वो चीज बन जाएगी जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। मैं बताता हूं आपको, हमारे पास बेटा क्या गिवन है बताओ। यहां पे एक स्फीयर गिवन है, तो आप सोचिए ये जो स्फीयर हमने माना जिस तरह का भी, अगर हम उसको छोटे से लेके बड़ा करते जाएं गैस में छोटा सोचो, छोटा माना फिर बड़ा माना फिर बड़ा माना फिर बड़ा माना फिर बड़ा माना, तो एक पूरा स्फीयर बन जाएगा बेटा। तो इस एलिमेंट में सिमेट्री है कि हम अगर उसको बड़ा करते जाएंगे तो पूरा स्फीयर बन जाएगा। मतलब समझो, और कि अगर हमने कहा कि हमने भाई एक रॉड यहां मान लिया, इसके अंदर एक रॉड मान लिया, यहां एक रॉड मान लिया, तो क्या इस रॉड को मैं छोटा सा माना तो क्या इसको बड़ा करने से स्फीयर बन जाएगा? अरे नहीं बनेगा भाई। तो रॉड जो है वो सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं हुआ, सिमेट्रिक टुकड़ा नहीं हुआ। सिमेट्रिक एलिमेंट, सिमेट्रिक टुकड़ा पार्ट वो होगा जिसको छोटे से बड़ा करने में वही फिगर जनरेट हो जाए बेटा जो हमारे पास अवेलेबल है। वो कौन है बेटा? स्फीयर। तो ऐसे ही एक स्फीयर माना जिसको छोटे से बड़ा करें तो फिर से स्फीयर बन जाएगा। कुछ हजम हुआ बेटा? बहुत आसान है। अब देखो हम यहां वापस आते हैं, जिस मान लो किसी पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थी तो वो हमारी गॉसियन सरफेस होगी, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर का हमें वॉल्यूम चार्ज निकालना है। तो वो चार्ज अगर dq है, dq का इंटीग्रल है, तो हम कहेंगे ये बेटा हमारा पूरा हो जाएगा q इनसाइड। रो बेटा हमारा यहां पे कितना था? रो ही था, इक्वल टू सी आर था, याद करो बेटा। तो हमने सी आर पुट कर दिया। नाउ dv क्या बेटा है? इस वाले हिस्से का वॉल्यूम, इस एलिमेंट का वॉल्यूम। अब इस वाले का वॉल्यूम कैसे निकालो बेटा? दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है?
कि हम इस बड़े वाले का वॉल्यूम निकालें, ये जो मैंने माना r प्लस डी आर का, फिर स्मॉल r वाले का वॉल्यूम निकालें और बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर दें। बड़े में से छोटे वाले का माइनस कर दें। हम बड़े में से छोटे वाले का माइनस कर देंगे सर, समझ में आ रही बात? लेकिन वो लंबा पड़ जाएगा भाई। क्यों? जब हम कहेंगे 4/3 पाई आर प्लस डी आर का होल क्यूब, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। एक आसान तरीका भी है कि अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो एक आसान तरीका भी है। क्या? हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। तो बेटा हम कहेंगे इस वाले स्फीयर का एरिया कितना है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस बेटा हमने यहां कितनी मानी थी बताओ बेटा, यहां पे डी आर, तो इंटू डी आर, एरिया इंटू थिकनेस। नाउ देखिए 4 पाई सी बाहर आ गया, यहां आर पावर कितनी है 1, यहां पावर कितनी है 2, टोटल पावर कितनी हुई 3, और जब इंटीग्रेट करोगे तो आप जानते हो ये कितना हो जाएगा R4/4। आसान इंटीग्रेशन है, बहुत आसान से, आप सब जानते हैं। ये 4 बेटा क्या करेगा, कैंसिल, तो कितना है पाई सी R4। अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, बस हमारा सॉल्व होने वाला है। गॉस लॉ का यूज करते हैं। तो गॉस लॉ क्या बेटा हमारे पास है, E डॉट ds Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ E डॉट ds कितना लिखो बेटा, देखो आपको याद होगा कि हम जब गॉस लॉ लगाते हैं तो गॉस इंसवर्स बनाते हैं। तो इसी को आप बेटा कहीं पे भी चाहे इसको लो, आप एक गॉस इंसवर्स बेटा मान लो, ये मान लिया आपने। जो गॉस इंसवर्स बेटा मानी आपने, किसी को भी आर वाले को मान लो, तो यहां पर इसका अगर छोटा सा एरिया लें तो एरिया वेक्टर बेटा ऐसे ही होगा, डीएस वेक्टर। अच्छा लाइन ऑफ फोर्स याद होंगे बेटा, स्फीयर में लाइन ऑफ फोर्स कैसी होती है, ऐसी ही होती है बेटा, है ऐसी, याद करो बेटा, ऐसी लाइन ऑफ फोर्स होती है। तो ये लाइन ऑफ फोर्स हुई तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई बेटा। तो दोनों कौन, ई वेक्टर डीएस वेक्टर सेम लाइन पे हैं, तो थीटा बताओ बेटा कितना हमारे पास हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा हो गया बेटा हमारा 0 डिग्री। याद रखना सब जगह 0 डिग्री होगा, यहां पर सब जगह बेटा। ये पिछले क्लासेस में अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। आप बेटा जिन लोगों ने नहीं देखा, मैंने कहा कि पहले पिछले वीडियोस को देखें, पिछले 2 लेक्चर्स देखें, तब यहां पर आप आए, 100% क्लैरिटी आएगी। अब यहां वापस आओ बेटा, देखिए गॉसियन सरफेस बेटा सिमेट्रिक मानी, तो उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो ई को हम बाहर ले लेंगे। मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं बेटा इसको, ई डॉट डीएस क्या होगा, ई डीएस कॉस थीटा, थीटा बेटा कितना हुआ 0। चलो एक लाइन बढ़ा देता हूं, अच्छा इंटीग्रल डीएस बचा, इसको टू क्यू इनसाइड बेटा यहां पर हमारे पास है कितना है, पाई सी आर 4, पाई सी आर 4। तो यहां पर सी ए कांस्टेंट था, आर रेडियस था, हमें याद है बेटा, अपॉन बेटा कितना है एप्सिलॉन नॉट। वापस आइए, ई इंटीग्रल डीएस, इंटीग्रल डीएस क्या होगा, सरफेस एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का। तो ये बेटा हमने गॉसियन सरफेस मानी हुई है, इसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। हमको पता है भाई कि गॉसियन सरफेस अगर स्फेरिकल है तो एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, इक्वल टू पाई सी आर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पाई पाई बेटा यहां से कैंसिल होगा, नीचे लेके जाएं। अच्छा ये थोड़ा सा आर भी कैंसिल होगा, यहां पावर 2 यहां 4, तो पावर 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ई कितना आएगा सी आर स्क्वायर अपॉन 4 नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो सी आर स्क्वायर पावर 2 कैंसिल हो गया, 2 यहां से कैंसिल करेगा अपॉन 4 एप्सिलॉन बेटा, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो हमने देखा बेटा कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ही आंसर अलग हो सकते हैं अगर चार्ज डेंसिटी अलग अलग बेटा है तो। अब एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं बेटा अगला, और आप देखोगे ये क्वेश्चन जो है बेटा वो गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे है, ये इनडायरेक्ट एप्लीकेशन पे, डायरेक्ट नहीं। गॉस लॉ का जो रिजल्ट हमने है उसे बेटा सॉल्व करेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है।
बेटा हमारे पास में एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बेटा पहले कितना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है बेटा। अच्छा इस बार बेटा रो कांस्टेंट है, पिछले क्वेश्चन में हमने रो कैसा लिया, वेरिएबल, उससे पिछले में कांस्टेंट लिया, इस बार बेटा फिर से कांस्टेंट लिया, कोई आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रो बेटा कांस्टेंट हमारा है। अब हमने क्या किया बेटा कि इसके अंदर यहां पे एक कैविटी बना दी, ये स्फीयर था, रेडियस बी थी, चार्ज डेंसिटी रो थी, इसके अंदर बेटा कैविटी बना दी। कैविटी समझते हैं, खाली जगह, तो इतना पोर्शन हमने बेटा कट करके निकाल दिया, कट कर दिया, खाली जगह बना दिया, रेडियस ए का, और ये यहां से लेके बेटा यहां तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो स्मॉल आर है, ये बेटा स्मॉल आर डिस्टेंस है। तो बताना है जो कैविटी बनाई उससे किसी भी पॉइंट पी पे, सपोज ये पॉइंट पी है बेटा, तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। क्वेश्चन अगर आप लिखना चाह रहे हैं, अ कैविटी इज क्रिएटेड inside a non-conducting sphere of radius b, charge density rho as shown. Find the electric field inside the cavity. Simple question बेटा। Now solve करने की कोशिश करते हैं। पहला थॉट बेटा हमारा कहां जाएगा, गॉस लॉ पे, कि भाई हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्या गॉस लॉ यहां एप्लीकेबल होगा बेटा? देखिए गॉस लॉ के स्टेप्स क्या थे बेटा, पहले हम लाइन ऑफ फोर्स बनाएंगे, फिर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और गॉसियन सरफेस बेटा कैसे होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर हम इस पॉइंट से पास होता हो, सोचिए कि स्फेरिकल सरफेस बनाए, यहां पे ऐसे बेटा बनाए, इस तरह से ऐसे बेटा बनाए, तो क्या ये स्फेरिकल सरफेस इस चार्ज के लिए सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। इस क्वेश्चन में पॉइंट पी से पास होता हुआ कोई भी ऐसा सरफेस हम नहीं बना सकते जो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक मतलब जानते बेटा, जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। यहां सिमेट्री है ही नहीं, क्योंकि ये कैविटी कहीं इधर उधर क्रिएट की गई है। हां अगर सेंटर पे कैविटी होती तो शायद सिमेट्री होती, अगर कैविटी हम यहां बेटा बनाते ऐसे तो सिमेट्रिक होती, तब गॉस लॉ हो सकता अप्लाई होता। अभी गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन से हमें यह भी समझ में आएगा कि गॉस लॉ कब एप्लीकेबल नहीं कर सकते, सिमेट्री नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं। गॉस लॉ तभी लगा सकते हैं जब बेटा सिमेट्री हो, सिमेट्री नहीं तो गॉस लॉ नहीं। अब यहां पर क्या करेंगे, आइए देखते बेटा हैं। तो हम गॉस लॉ के रिजल्ट को यूज करेंगे। देखिए हम जानते हैं पिछले क्लास बेटा, आपने कहा आपको पिछला क्लास रेफर करना पड़ेगा इस क्लास को करने के लिए। पिछले क्लास में हमने देखा जो गॉस लॉ का फर्स्ट क्लास था, इनफैक्ट उसमें हमने स्फीयर्स की बात की थी। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को बेटा आप खोल के देखें, वहां से पढ़ें, तो हमने कहा था फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा आप एक बार पीछे जाके फॉर्मूले को देख लें कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आप देख लें, डेरिवेशन हमने बेटा फर्स्ट क्लास जो गॉस लॉ का है उसमें हमने कर रखा बेटा। अब हम इसको यूज करेंगे। मैंने कहा ना दो तरह से क्वेश्चन होंगे गॉस लॉ के, एक डायरेक्ट गॉस लॉ अप्लाई करके, और जो गॉस लॉ से हमने रिजल्ट्स ड्राइव किए बेटा उसको अप्लाई करके। तो इस बार हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे। अच्छा इसको हम वेक्टर फॉर्म में मान लेते हैं बेटा, ऐसे रो आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये फॉर्मूला बेटा किसके लिए एप्लीकेबल है, जब एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हमारे पास हो, उसके अंदर रो कांस्टेंट हो, तो हम आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्या ये फॉर्मूला यहां एप्लीकेबल है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि यहां पर ये फुली नॉन कंडक्टिंग सिमेट्रिक नहीं है। यहां पे तो कैविटी है इसके अंदर, ये वाली कैविटी है बेटा,
अब जब कैविटी है तो फिर तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ये तो तब होगा जब पूरे में एक जैसी फील्ड हो। अब क्या करेंगे, और देखो बेटा तरीका क्या है बेटा। देखिए यहां कैविटी है, कैविटी रखना है यहां पे। एक तरीका यहां हम ये सोच सकते हैं बेटा, देखो कि पहले ये पूरा स्फीयर हमारे पास है, फुल स्फीयर, नो कैविटी, और इसकी डेंसिटी बेटा कितनी हमारे पास है, रो। ये पॉइंट भी यहां से मान लीजिए r1 डिस्टेंस बेटा है, r1 वेक्टर मान लो आप, ठीक है। तो ये पूरा स्फीयर बेटा हमारे पास है, इसमें कोई कैविटी नहीं है, उसको हमने डेंसिटी दी रो। ध्यान रखिए बेटा इस बात को, ये फुल स्फीयर, ये पॉइंट पी, उसके अंदर कोई कैविटी नहीं है अभी, डिस्टेंस r1 फ्रॉम सेंटर, और डेंसिटी बेटा कितनी है, रो। अच्छा, हमारा गोल क्या बेटा, यहां पे कैविटी क्रिएट करना। कैविटी क्रिएट करना मतलब वहां से चार्ज हटाना, चार्ज को जीरो करना। तो चार्ज को बेटा हम एक और तरीके से भी जीरो कर सकते हैं। हम ये कहें कि ये जो रीजन है बेटा हमारे पास, ये सेंटर उसका ये ले लो आप, और पॉइंट पी का डिस्टेंस बेटा आप यहां से r2 ले लो, r2 वेक्टर मान लो, और उसका सेंटर यहां से जो है वो r वेक्टर डिस्टेंस पे है बेटा मान लीजिए। और ये जो रीजन हमने बनाया स्फीयर, इसको चार्ज की डेंसिटी माइनस रो दे दो आप, क्या फायदा होगा। अब हमारे पास में दो स्फीयर हो गए बेटा, ये पूरा सिमेट्रिक स्फीयर रो का, और ये पूरा बेटा बताओ कितने का, माइनस रो का। बात को समझ में आई बेटा, ये पूरा बेटा कितने बोलो बेटा, रो का, और ये बेटा बोलो कितने का, माइनस रो का। फायदा क्या होगा कि यहां पर रो है और ये माइनस रो है, तो आप जानते हैं भाई रो माइनस रो कितना हमारे पास हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही तो हमारा गोल था कि यहां कैविटी हो जाए मतलब चार्ज जीरो हो जाए, तो हमने किसी और तरीके से चार्ज जीरो कर दिया। कुछ हजम हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब हम कहेंगे बेटा कि ये जो बड़ा स्फीयर है ये इस पॉइंट पे फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है E1, तो EF इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बिगर स्फीयर E1 कितना बेटा होगा, रो r1 बाई 3/0। फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉलर, जो स्मॉलर है बेटा वो कितने का है, माइनस रो का है, और डिस्टेंस बेटा बताओ कितना बेटा माना हमने, r2 माना यहां पे, तो हम कितना बोलेंगे, E2 बेटा हमारे पास कितना होगा यहां पे, माइनस रो r2 अपॉन 3/0। माइनस साइन क्यों लिया बेटा, चार्ज का, डेंसिटी का, चार्ज डेंसिटी का माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है। सेकंड क्लास देखिएगा बेटा, हमने सारी बातें बताई वहां पे, सेकंड थर्ड क्लास में बताई मैंने सारी बातें आपको कि ये माइनस साइन कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं। अगर वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर फॉर्म लिखा है, तो चार्ज को हमेशा विद साइन लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में लेगा, चार्ज को विद साइन लेंगे बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बड़े ने फील्ड इतनी प्रोड्यूस करी, बिगर वाले ने, स्मॉलर ने फील्ड इतनी प्रोड्यूस करी। निकालना किसकी फील्ड थी, रिमेनिंग पोर्शन की बेटा, इस वाले की फील्ड निकालना थी। यहां पे हमें ये हटा के इसकी फील्ड तो निकालना थी, तो क्या करें, हम इसकी फील्ड में से इस वाले की फील्ड क्या करें बेटा, माइनस कर दें। अगर हम इस पूरे में से इस वाले की फील्ड माइनस करेंगे तो किसकी फील्ड मिलेगी, इस पोर्शन की बेटा फील्ड मिलेगी हमें। यहां पे जो क्वेश्चन था हमारा कि ये स्फीयर है, यहां कैविटी है, बताओ इस पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी बेटा, तो सेम वही चीज आ गई हमारे पास में कि हमने कहा इस बड़े की फील्ड निकालो, इसकी फील्ड निकालो, दोनों को क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। सो आइए नेट फील्ड बेटा हम अगर बात करें तो E हमारा कितना बेटा होगा वेक्टर में, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब इन दोनों में से बेटा कॉमन क्या आएगा, रो बाई सेक्शन बेटा कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचेगा, r1, यहां क्या बचेगा, माइनस r2। तो जरा बताओ क्या आंसर होगा, ये रो बाई 3/0 इंटू r1 माइनस r2। अब आगे समझिए बेटा लास्ट पॉइंट। देखिए आप अगर इस पॉइंट पे खड़े हो और यहां से यहां जाए बेटा, तो कौन से वेक्टर पड़ेगा बेटा, r1। अच्छा,
अगर आप इस रास्ते से यहां जाएं तो बेटा पहले कौन पड़ेगा आर वेक्टर, बेटा फिर कौन पड़ेगा R2, तो ये हो जाएगा R प्लस R2। और आप जानते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां ट्राइंगल बेटा बन रहा है, ट्राइंगल के एक एंड से दूसरे एंड तक जाएं, 2 पाथ लें, एक पाथ पे जितने वेक्टर पड़े उसको लिख दो, इधर से R1 वेक्टर पड़ा और इधर से कौन पड़ा R प्लस R2, ये होता है ट्राइंगल रूल, पैराग्राम, पॉलीगन, आपको याद होंगे बेटा। नाउ इसको इधर ले आओ, तो यहां से बेटा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बेटा कितना जरा पता होगा R वेक्टर, इसको देखिए वहां, तो यहां इसको R वेक्टर पुट कर दीजिए, तो क्या मिला बेटा ये रो R वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। नाउ आप देखो बेटा रो कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, R वेक्टर क्या है, स्फीयर के सेंटर से कैविटी के सेंटर का डिस्टेंस, वो भी तो कांस्टेंट होगा। दिस मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इन अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज कांस्टेंट। ये बेटा हमारी कांस्टेंट फील्ड आ गई बेटा। तो ये जो कैविटी है जो बेटा हमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर बनाई है, उसके किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड है वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पे रो R वेक्टर 3 एप्सिलॉन नॉट सभी कांस्टेंट है। R वेक्टर क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर से सेंटर ऑफ कैविटी का डिस्टेंस है, स्टार्टिंग में सर बताया था आपको। तो ये हमारी फील्ड बेटा कांस्टेंट आ गई बेटा। अब देखते बेटा है आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, और ये है कंडक्टिंग बेटा स्फीयर पे। थोड़ा सा पिछला रिवाइज करना होगा आपको, फिर मैं बताता हूं कंडक्टिंग स्फीयर पे ये क्वेश्चन बेटा। हॉलो पे कंडक्टिंग बेटा स्फीयर पे क्वेश्चन है। हमारे पास में एक हॉलो कंडक्टिंग बेटा स्फीयर है। बेटा हमारे पास एक हॉलो कंडक्टिंग बेटा स्फीयर है, और इस हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा आपको याद होगा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो इसको हम चार्ज देंगे, डिवाइड कर दें एरिया से, तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा, आपको याद होगी ये बात। अब हमने क्या किया, स्मॉल पोर्शन बेटा यहां से कट कर लिया, स्मॉल पोर्शन बेटा हमने कट कर लिया यहां से। तो बताना जहां से कट किया उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। रेडियस आप R मान सकते हैं। इस पॉइंट पे जहां कट किया आपने, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बेटा। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं बेटा। अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R is given charge density sigma. If a small portion is cut from the sphere, find the electric field at the cut portion. अब आते हैं बेटा यहां पे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चार्ज डेंसिटी बेटा सिग्मा है इसके ऊपर, ऐसे चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑफ कोर्स, पूरा चार्ज सरफेस पे होगा, हॉलो है ना बेटा तो पूरा चार्ज सरफेस पे होगा। अच्छा देखिए इस जगह बेटा हमें फील्ड निकालना है, तो एक काम करते हैं, जो पोर्शन बेटा हमने कट किया उसको हमने माना A और जो बच गया उसको माना B। तो हमने कहा लेट कट पोर्शन जो बेटा है वो A है और जो रिमेनिंग है बेटा हमारे पास वो बेटा हमारे पास में B है। ऐसा मान सकते हैं हम लोग हैं कि जितना हिस्सा काटा वो A हुआ और जो रिमेनिंग है जो बच गया बेटा वो क्या माना हमने B माना। ऐसा मान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मान लो बेटा हमने काटा नहीं है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कितना होता है? E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसके लिए बेटा आप फर्स्ट क्लास देखें गॉस लॉ का। ये बेटा हमने वहां पे ड्राइव करा रखा है कि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड है, हॉलो है या नॉन कंडक्टिंग है, सबके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। ये हमने बेटा ड्राइव कर रखा है, तो इसको आप फर्स्ट क्लास से देख सकते हैं। डेरिवेशन चाहिए तो जस्ट आउटसाइड बेटा फील्ड कितनी होगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इनसाइड बेटा फील्ड कितनी होगी? जस्ट इनसाइड बेटा कितनी होगी? E इक्वल टू 0। ये बेटा हमने पिछले क्लास में प्रूफ कर रखा है कि इनसाइड फील्ड 0 होती है। हम गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हैं कि अंदर हमने गॉसियन सर्फेस लेंगे, उसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी होगी? 0। इतना समझ में आया बेटा आपको? आगे समझते हैं, आगे बेटा बढ़ते हैं। देखिए जस्ट आउटसाइड आते हैं। यहां देखिए हम बात कर रहे हैं पूरे स्फीयर की, अभी हमने कुछ कट नहीं किया, ठीक है? पूरा स्फीयर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी के क्यू बाई आर स्क्वायर। पूरे स्फीयर में कितने पार्ट है? 2। एक कौन बेटा है बोलो? ए, और एक बेटा कौन है? बी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ए की कितनी होगी? मान लो ई ए, और बी की मान लो बेटा कितनी होगी? ई बी। तो आप देखें कि जो ए वाला पोर्शन है उसकी फील्ड कितनी बेटा? ई ए है। जो बी वाला पोर्शन बेटा फील्ड बेटा कितनी है? ई बी। तो नेट बेटा कितनी होगी? ई ए प्लस ई बी। तो हम कह सकते हैं कि जस्ट आउटसाइड जो बेटा है वो ए और बी दोनों मिलके फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी हमने ए को काटा नहीं, सोचिए, अभी हमने कट नहीं किया है। बिना काटे ए की फील्ड कितनी है? ई ए। बी की फील्ड कितनी है? ई बी। तो नेट कितनी होगी? दोनों का सम, और वो ई दोनों के सम के बराबर होगी। नाउ इक्वल टू 1/4πε0, हम जानते के की वैल्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। बेटा आगे समझिएगा, क्यू अपॉन इसको देखो बेटा 4π आर स्क्वायर। 4π आर स्क्वायर बेटा क्या होता है? एरिया ऑफ स्फीयर। तो क्यू बाय 4π आर स्क्वायर, 4π स्क्वायर बेटा एरिया होता है। चार्ज अपॉन एरिया बेटा क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया, तो इसको हम 4π स्क्वायर और क्यू अपॉन दिस को क्या बोलेंगे? सिग्मा। तो ई ए प्लस ई बी बेटा जरा बताओ कितना हुआ हमारा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा ना भाई, इक्वेशन 1। तो बिना काटे विल थिंक कि ए को काटा नहीं, तो ए भी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, बी भी कर रहा है, और दोनों मिलकर नेट फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस पे फिर से बिठाओ, जस्ट इनसाइड जो स्फीयर जो बेटा है, कहीं पर भी इनसाइड बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। तुम ऐसा नहीं सोच सकते हैं जैसे मेरा हाथ इधर से फोर्स लगा रहा है, ये इधर से फोर्स लगा रहा है। अगर कोई मोशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना बेटा है? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जस्ट इनसाइड अगर फील्ड 0 है तो ई ए शुड बी इक्वल टू ई बी। जस्ट अंदर फील्ड अगर 0 है तो तभी हो सकती है जब दोनों पार्ट की फील्ड कैसी बेटा हो? इक्वल एंड अपोजिट हो। इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूट बेटा करते हैं। इन 1 कर दो बेटा सब्स्टिट्यूट, यहां सब्स्टिट्यूट बेटा कर दो। ये ई ए को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट बेटा कर दो, तो कितना हो जाएगा? ई बी प्लस ई बी, ई ए इज ई बी इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा? 2EB, 2 नीचे लेके जाओ तो EB जरा बताओ बेटा कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सर यहां पे EB क्या है? फील्ड ड्यू टू बी पोर्शन ओनली। ये कौन सा पोर्शन बेटा है?
ये वाला जो बी पोर्शन है उसकी बेटा फील्ड है ये। मतलब समझिए कि अगर हम ए वाले पोर्शन को हटा दें मान लेके तो सिर्फ बी बचेगा और बी वाला कितना फील्ड बेटा प्रोड्यूस करेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और बेटा इसी क्वेश्चन के साथ में ये जो फर्स्ट चैप्टर बेटा हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, दिस इज फिनिश्ड बेटा। इसमें बेटा डायपोल बच गया है। तो मैंने आपसे कहा था कि डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, पोटेंशियल आता है, एनर्जी, टॉर्क, वर्क, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर आपको बेस्ट तरीके से पढ़ना है डायपोल तो पूरा एक साथ ही अच्छा रहेगा, और वो तब अच्छा रहेगा जब ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। तो जो मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें पोटेंशियल और वर्क पढ़ाने के बाद में हम लोग डायपोल की बेटा बात करेंगे, और डायपोल वहाँ कंप्लीटली पढ़ लेंगे बेटा बिना किसी परेशानी के। फिलहाल अभी आप डायपोल को छोड़ दें, डायपोल वाले क्वेश्चन को छोड़ दें, और बाकी जो बेटा हम पढ़ रहे हैं उस पर कंसंट्रेट बेटा करें। नेक्स्ट क्लास में बेटा मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ में। अगला चैप्टर सेकंड चैप्टर बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के साथ। तब तक के लिए गुड लक, नेक्स्ट क्लास में बेटा मिलते हैं।